क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंधेरे में ऐसे नाम मौजूद हैं जो सबसे खतरनाक अपराधियों के दिलों में भी डर पैदा कर देते हैं। उनके नाम धीमी आवाज में फुसफुसाते हैं। उनकी कहानियां हिंसा और करप्शन आपके रोंगटे खड़े कर देगा। इन महिलाओं के आतंक के शासन ने अपने पीछे विनाश के निशान छोड़े। मौत के इंतजार में बैठी सबसे खतरनाक महिलाओं से मिले कैरी लिन डाल्टन। कैरी की उम्र 48 साल है और वो 5 बच्चों की मां है, जिनकी उम्र 12 से 21 साल के बीच है। कैरी पर इल्जाम है कि उसने एक महिला को टॉर्चर किया और फिर मार दिया। उसने उसे बैटरी के एसिड से भरा हुआ इंजेक्शन लगाया था। यह 1988 की एक रात थी जिसने डाल्टन के जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। उसके घर पर मेलानी, पीके और चेरिल बेकर सहित व्यक्तियों का एक ग्रुप इकट्ठा हुआ था। इस इलाके में नशीली दवाओं का उपयोग असामान्य नहीं था, लेकिन उस दिन डाल्टन शांत थी, उन खतरों से अनजान थी जो सामने आने वाले थे। रिंग लीडर के रूप में पहचाने जाने वाली डाल्टन के पास गैंग पर एक निश्चित शक्ति थी। वह शॉट कॉलर थी। वही बताती थी कि क्या करने की जरूरत है और इसे कैसे किया जाना चाहिए। दूसरों पर उसका प्रभाव था और वे उसकी हर बात सुनते थे। Thinking like this girl's nuts. Like, what are you talking about? I just thought the girl was high enough for a rock. अगली सुबह जब वह टीके और चेरिल द्वारा छोड़े जाने के बाद घर लौटी तो उसे अजीब दृश्य का सामना करना पड़ा। उसका सामान बाहर बिखरा हुआ था, कूड़ेदान उलटा हुआ था और खून से लथपथ एक तकिए ने उसका ध्यान खींचा। यह एक ऐसा दृश्य था जिसका ध्यान अपनी ओर खींचा। यह उस खतरे का पूर्व संकेत था जो उसका इंतजार कर रही था। जैसे ही डाल्टन के दोस्त ने आगे की जांच की, वहां के हालत स्पष्ट हो गए। बिजली के तार, जंजीरें किसी बंधे हुए आदमी की ओर इशारा दे रहे थे। उसका झूमर लैंप गायब था। उसकी जगह दूसरे कमरे में नंगे तार लगे हुए थे। और फिर सबसे नया मंजर नजर आया, एक चाकू, बालों और खोपड़ी के टुकड़ों से सना हुआ सबूत का एक भयानक टुकड़ा जिसने उसके सबसे बुरे डर की पुष्टि की। उस पल में वह बिना किसी संदेह के जानती थी कि मेलानी को एक भयानक भाग्य का सामना करना पड़ा था। पहेली के टुकड़े अपनी जगह पर गिर रहे थे और उसकी अनुपस्थिति में जो कुछ घटित हुआ था उसकी भयानक तस्वीर पेश कर रहे थे। हत्या का विवरण रोंगटे खड़े कर देने वाले मानवीय भ्रष्टता की गहराई का प्रमाण है। पीड़ित पक्ष ने मेलानी की हत्या के सिलसिले में 3 व्यक्तियों डाल्टन, मिस्टर टॉम्किंस और मिस बेकर पर आरोप लगाने में कोई समय बर्बाद नहीं किया। जबकि मिस्टर टॉम्किंस ने प्रथम डिग्री हत्या का दोषी ठहराया और मिस बेकर पीड़ित पक्ष के साथ सहयोग करने के लिए सहमत हुए, डाल्टन ने मुकदमे में जाने का फैसला किया। एक ऐसा निर्णय जो उसके भाग्य को सील कर देगा। डाल्टन के खिलाफ मामला पूरी तरह से गवाहों की गवाही पर बनाया गया था, जिसमें चेरिल बेकर ने उस भयानक रात के भयानक विवरण को उजागर करने के लिए कदम उठाया था। उसने गवाही दी कि डाल्टन ने मेलानी को एक कुर्सी से बांध दिया था और उसके सिर को चादर से ढक दिया था। चेरिल ने यह भी दावा किया कि डाल्टन ने मेलानी पर झपकी लेने का आरोप लगाया, उसे बैटरी एसिड से भरी सीरिंज दिखाई और उसे मेलानी को इसका इंजेक्शन लगाने का निर्देश दिया। जूरी ने अपराध की गहराई को देखते हुए और चेरिल की गवाही को सुनने के बाद डाल्टन को हत्या और हत्या की साजिश का दोषी पाया। 2 विशेष परिस्थितियों की भी पहचान की गई, प्रतीक्षा में रहते हुए की गई हत्या और टॉर्चर के माध्यम से की गई हत्या। जूरी का फैसला त्वरित और अडिग था, क्योंकि उन्होंने निर्धारित किया था कि डाल्टन के कार्य और हत्या से पहले उसने जो जीवन जिया वह अंतिम सजा, मौत की सजा के योग्य है। डाल्टन ने मौत का इंतजार में 5 साल से थोड़ा अधिक समय बिताया है, लेकिन आपराधिक न्याय प्रणाली के माध्यम से उनकी यात्रा 9 साल पहले शुरू हुई, जब वह पहली बार जेल में दाखिल हुई। जेल में रहने के दौरान उसने अपने पिछले कार्यों के लिए खेद और पछतावे की गहरी भावनाएं व्यक्त की हैं। वह डकैतियों और चोरियों में अपनी भागीदारी स्वीकार करती है, ये समझते हुए कि वह समाज से छीनी गई एक निर्दोष परी जैसी नहीं है। डाल्टन खुद को एक उलझन भरी स्थिति में पाता है, क्योंकि वह अपने मामले में चश्मदीद गवाहों की कमी पर सवाल उठाती है। उसके अपराध को निश्चित रूप से साबित करने के लिए कोई शरीर, कोई हथियार और कोई मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं है। फिर भी ठोस सबूतों के अभाव के बावजूद जूरी ने डाल्टन ने जिस तरह बुरी तरीके से अपराध किया गया था, उससे आश्वस्त होकर मौत की सजा का फैसला सुनाया। मौत के इंतजार में अपने पूरे समय के दौरान डाल्टन को सिस्टर हेलेन प्रोन जैसे व्यक्तियों से मिले समर्थन से सांत्वना मिली है। सिस्टर हेलेन मृत्युदंड विरोधी आंदोलन में एक प्रमुख व्यक्ति हैं और उनकी उपस्थिति डाल्टन के लिए आराम का स्रोत रही है। ऐसी व्यवस्था में जो मौत के इंतजार में बैठे लोगों को अमानवीय और अपमानित करती है,
सिस्टर हेलेन का अटूट समर्थन एक चेतावनी के रूप में कार्य करता है कि हर जीवन, दोषी या निर्दोष, सम्मान के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए। डाल्टन के अपनी मां के साथ रिश्ते ने भी उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उसकी मां ने अपने सीने पर प्यार और याद के प्रतीक गुलाब का टैटू गुदवाया था। डाल्टन ने अपनी मां को श्रद्धांजलि देते हुए अपना खुद का एक गुलाब का टैटू बनवाया है, जिसके नीचे प्रेमपूर्ण स्मृति शब्द खुदे हुए हैं। हालांकि उनकी मां के नशे की लत से जूझने के कारण उनके रिश्ते में तनाव आ गया है। डाल्टन को अपनी भलाई को प्राथमिकता देते हुए नशे से होने वाले दर्द और अराजकता से खुद को दूर करना पड़ा। हालांकि जेल में रहते हुए कैरी को अब अपने किए पर पछतावा है। एमिलिया कैर। एमिलिया कैर का जन्म 4 अगस्त 1984 को एमिलिया येरा के रूप में हुआ और उनका पालन पोषण उथल पुथल भरे माहौल में हुआ। छोटी उम्र से ही उन्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ा जो उनके भविष्य को आकार देंगी। 3 बहनों में से दूसरे नंबर की एमिलिया के जीवन में एक अंधकारमय मोड़ आया जब उसने 15 साल की उम्र में अपने पिता द्वारा दुर्व्यवहार की शिकायत की। हालांकि बाद में उसने अपना बयान वापस ले लिया, जिससे वह डर और चुप्पी के चक्र में फंस गई। एमिलिया के पिता को अंततः एमिलिया, उसकी मां और उसकी एक बहन सहित अपने परिवार की हत्या करने का प्रयास करने का दोषी ठहराया गया। इस दर्दनाक घटना ने एमिलिया के जीवन की जटिलताओं को और बढ़ा दिया। उसके अतीत के घाव उसे सताते रहे और वह स्थिरता और सुरक्षा पाने के लिए संघर्ष करती रही। इन कठिनाइयों के बावजूद एमिलिया रिश्ते बनाने और अपना खुद का परिवार शुरू करने में कामयाब रही। हालांकि उसकी यात्रा में एक भयावह मोड़ आ गया जब वह एक प्रेम त्रिकोण में फंस गई जो अंततः एक चौंकाने वाली और क्रूर हत्या में बदल गई। प्रेम त्रिकोण में एमिलिया, उसका प्रेमी जोशुआ फुलगम और जोशुआ की पूर्व पत्नी हीथर स्ट्रॉन्ग शामिल थे। जोशुआ के साथ एमिलिया का रिश्ता गहरा और अस्थिर था। उनका रिश्ता टूटने और दोबारा साथ आने का इतिहास रहा है और उनके संबंध को भावनात्मक और शारीरिक शोषण द्वारा चिह्नित किया गया था। दूसरी ओर हीदर स्ट्रॉन्ग एक जीवंत और देखभाल करने वाली महिला थी, जिसने अपनी शादी के दौरान जोशुआ से वर्षों तक दुर्व्यवहार सहा था। जैसे जैसे प्रेम त्रिकोण सामने आया, तनाव बढ़ता गया और एमिलिया की भागीदारी गहरी होती गई। उसने खुद को जोशुआ के प्रति अपनी वफादारी और हीदर के प्रति बढ़ती नाराजगी के बीच फंसा हुआ पाया। स्थिति तब चरमरा गई जब जोशुआ और एमिलिया ने हीदर को एक जगह बुलाकर मरने का प्लान बनाया, जहां वे अपना बदला लेंगे। 19 मार्च 2009 तक उसके अवशेष बोर्डमैन, फ्लोरिडा में एक स्टोरेज ट्रेलर के पास एक उथली कब्र में पाए गए थे। उसकी हत्या का विवरण रोंगटे खड़े कर देने वाले से कम नहीं था। एमिलिया कैर ने हीदर को धोखे से कैर की मां मारिया के घर के पीछे भंडारण ट्रेलर में डाल दिया था। वहां उसने हीदर के सिर पर एक प्लास्टिक की थैली रख दी और उसकी जिंदगी को जल्दी और दर्द रहित तरीके से खत्म करने की बेताब कोशिश में उसकी गर्दन तोड़ने की कोशिश की। जब वह असफल हो गई तो हीदर को डक्ट टेप से एक कंप्यूटर कुर्सी से बांध दिया गया, जहां अंततः दम घुटने से उसकी मौत हो गई। एमिलिया कैर को 24 मार्च 2009 को गिरफ्तार कर लिया गया था, क्योंकि अधिकारियों के सामने उसके लगातार और संदिग्ध बयानों ने खतरे की घंटी बजा दी थी। गुप्त ऑडियो रिकॉर्डिंग में उसे जोशुआ की बहन के साथ अपराध के भयानक विवरणों पर चर्चा करते हुए दिखाया गया, जिससे उसकी भागीदारी और भी पुख्ता हो गई। एमिलिया, जो गिरफ्तारी के समय जोशुआ के बच्चे से 7 महीने की गर्भवती थी, ने मैरियन काउंटी जेल में हिरासत में रहते हुए जन्म दिया। उसके परिवार को उसके बड़े 3 बच्चों की कस्टडी मिल गई, जबकि जोशुआ के साथ उसकी बेटी को बाद में गोद ले लिया गया। एमिलिया कैर और जोशुआ फुलगम के परीक्षणों को अत्यधिक प्रचारित किया गया, क्योंकि समुदाय ने जवाब मांगा और बंद करने की मांग की। एमिलिया की बचाव टीम ने तर्क दिया कि उसे अपने कार्यों के लिए मजबूर किया गया था और उसके दर्दनाक अतीत ने उसके व्यवहार को प्रभावित किया था। हालांकि जूरी ने बचाव पक्ष की दलीलों को देखा और एमिलिया को प्रथम डिग्री हत्या और अपहरण का दोषी पाया। मुकदमे की सजा के दौरान एमिलिया के परिवार ने उसकी ओर से गवाही दी, जिसमें उसके अपमानजनक पालन पोषण के कारण छोड़े गए गहरे घावों का खुलासा किया गया। नरमी की उनकी दलीलों के बावजूद जूरी ने एमिलिया कैर के लिए मौत की सजा के पक्ष में 7 में से 5 वोट दिए। 22 फरवरी 2011 को उसे औपचारिक रूप से जहरीले इंजेक्शन द्वारा मौत की सजा सुनाई गई। घंटों विचार विमर्श के बाद जूरी अपने फैसले पर पहुंची। एमिलिया कैर को प्रथम डिग्री हत्या और अपहरण का दोषी पाया गया, जबकि जोशुआ फुलगम को समान आरोपों का सामना करना पड़ा। जब जूरी के फैसले जोर जोर से पढ़े जा रहे थे तो अदालत कक्ष तनाव से भर गया।
मुकदमे के दंड चरण के दौरान एमिलिया के परिवार ने उसके कार्यों पर उसके परेशान अतीत के प्रभाव को उजागर करते हुए नरमी बरतने की अपील की। उन्होंने एक ऐसी महिला की तस्वीर बनाई जो दुर्व्यवहार से बुरी तरह परेशान थी। हालांकि जूरी का निर्णय स्पष्ट था। एमिलिया कैर को घातक इंजेक्शन द्वारा मौत की सजा सुनाई गई, जबकि जोशुआ फुलगम को जेल में लगातार 2 आजीवन कारावास की सजा मिली। हालांकि अपील प्रक्रिया के बाद उसे आजीवन कारावास की सजा दी गई। शावना फॉर्डे शॉना वाशिंगटन के एक छोटे शहर में हेयर ड्रेसर थी। उनका जीवन सामान्य था, लेकिन उनमें कुछ बदलाव आया। वह सीमा संबंधी मुद्दों और हमारे देश की रक्षा के विचार से ग्रस्त हो गई। शावना फॉर्डे का सीमा संबंधी मुद्दों के प्रति आकर्षण उन्हें एरिजोना ले गया, जहां उन्होंने मिनुटमैन समूहों और सीमा मिलिशिया के रैंक में शामिल होने की मांग की। यहीं पर उनकी मुलाकात समान विचारधारा वाले व्यक्तियों से होती थी जो उसके जैसी ही सोच रखते हैं। अपने प्रभावशाली आकर्षण के साथ शावना ने ऐसे लोगों को भर्ती किया जो अपने देश को बचाने के लिए कदम उठाने को तैयार थे। उनमें जेसन यूजीन बुश और अल्बर्ट रॉबर्ट गैक्सियोला भी शामिल थे, जो सामने आने वाली घटनाओं में प्रमुख खिलाड़ी बन गए। शॉना फोर्ड के समूह मिनटमैन अमेरिकन डिफेंस का मानना था कि वे अवैध गैर कानूनी इमिग्रेशन और ड्रग कार्टेल के खिलाफ रक्षा की अंतिम पंक्ति थे। लेकिन जैसे जैसे उनकी मान्यताएं अधिक कट्टरपंथी होती गईं, वैसे वैसे उनके कार्य भी बढ़ते गए। सीमा की निगरानी करने का समूह का प्रारंभिक लक्ष्य जल्द ही सतर्क न्याय की इच्छा में बदल गया। सीमा की रक्षा के प्रति शॉना फॉर्डे के जुनून में तब गहरा मोड़ आ गया जब उसे विश्वास होने लगा कि एरिजोना के अरिवाका में रहने वाला फ्लोरेस परिवार गैर कानूनी सामान की तस्करी में शामिल था। यह विश्वास घटनाओं की एक श्रृंखला को गति देगा जो एक भयानक घरेलू आक्रमण का कारण बनेगी। वे जानते थे कि यहाँ एक परिवार रहता है और वे जानते थे कि वे क्या करने जा रहे हैं। उनका असली मिशन परिवार को खत्म करना था। फ्लोरेस परिवार के बारे में प्रचलित कहानियों से पता चलता है कि पिता राउल फ्लोरेस जूनियर गैर कानूनी सामान की तस्करी में शामिल थे और उनकी संपत्ति में काफी मात्रा में धन छिपा हुआ था। लेकिन सच्चाई अफवाहों से कोसों दूर थी। राउल फ्लोरेस जूनियर एक मेहनती व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी बेटियों का पालन पोषण उस घर में किया। उसने वहां नशीले पदार्थ या पैसे नहीं रखे। यह एक ऐसी जगह थी जहां उन्होंने परिवार के साथ समय बिताया और यादें बनाई। फ्लोरेस परिवार को इस बात की जानकारी नहीं थी कि शावना फॉर्डे और उसके साथियों ने जो अफवाह फैलाई थी उससे उनका जीवन बिखरने वाला था। क्रूर घरेलू आक्रमण के लिए मंच तैयार किया गया था जो समुदाय पर एक स्थायी छाप छोड़ेगा। उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन शॉना फोर्ड और उसके साथियों द्वारा घर पर किए गए हमले में राउल फ्लोरेस जूनियर और उनकी जवान बेटी ब्रिसेनिया की जान बेरहमी से ले ली जाएगी। शॉना फॉर्डे और उसके साथियों ने भगोड़ों की तलाश करने वाले अधिकारी होने की आड़ में फ्लोरेस के घर में प्रवेश किया। परिवार को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनकी जान गंभीर खतरे में है। घुसपैठियों को ड्रग्स और पैसे मिलने की उम्मीद थी, जिसके बारे में उनका मानना था कि राउल फ्लोरेस जूनियर ने संपत्ति में छिपा कर रखा था। लेकिन उनकी खोज से कुछ नहीं निकला और उनके असली इरादे स्पष्ट हो गए। जब उन्हें एहसास हुआ कि कोई दवा या पैसा नहीं है तो उन्होंने इसके बदले सस्ते गहने ले लिए। लेकिन यह उनके लिए पर्याप्त नहीं था। वे वहां पूरे परिवार को खत्म करने के लिए आए थे। हिंसा खतरनाक रुख ले लिया। शॉना फोर्ड के साथियों ने राउल फ्लोरेस जूनियर और उनकी बेटी ब्रिसेनिया पर गोलियां चला दी और उन्हें तुरंत मार डाला। जैसे ही गोलियां चलीं, पत्नी और मां जीना गोंजालेज ने अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष किया। उसे 3 बार गोली मारी गई, लेकिन वह मरने का नाटक करके बच निकलने में सफल रही। जब उसे लगा कि वे चले गए हैं, जीना गोंजालेज ने 911 पर कॉल किया और खुद को अपने पति के हैंडगन से लैस कर लिया। लेकिन हमला अभी खत्म नहीं हुआ था। घुसपैठिए घर लौट आए, इस बात से अनजान कि जीना गोंजालेज अभी भी जीवित थी। इस दौरान उसने हमलावरों के साथ गोलीबारी की, जिसमें से एक घायल हो गया। घरेलू आक्रमण की जांच में शावना फोर्ड, जेसन यूजीन बुश और अल्बर्ट रॉबर्ट गैक्सियोला को कानून कार्यवाही का सामना करना पड़ा। उनके इरादों के पीछे की सच्चाई और उनकी नीयत की सीमा का खुलासा अदालत में किया जाएगा। इसके बाद हुए मुकदमे में अपराध के पीछे मास्टरमाइंड के रूप में शॉना फोर्ड की भूमिका का चौंकाने वाला विवरण सामने आया। जीना गोंजालेज ने बहादुरी से गवाही दी, उन खौफनाक पल को याद करते हुए जब उनके पति और बेटी की हत्या कर दी गई थी। मुकदमे के दौरान प्रस्तुत किए गए सबूत जबरदस्त थे। घरेलू आक्रमण की योजना और कार्यान्वयन में शावना फोर्ड की भागीदारी थी। जूरी के पास उसे उसकी हत्या के लिए जवाबदेह ठहराने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अंत में शॉना फॉर्डे, जेसन यूजीन बुश और अल्बर्ट रॉबर्ट गैक्सियोला सभी को हत्याओं का दोषी ठहराया गया। फॉर्डे और बुश को मौत की सजा सुनाई गई, जबकि गैक्सियोला को बिना पैरोल के आजीवन कारावास की सजा मिली। लिसा मोंटगोमरी, जिनका जन्म 27 फरवरी 1968 को मेलबर्न, कैंसस में हुआ था, उनकी परवरिश दुर्व्यवहार और शोषण के बीच हुई थी।
बड़ी होकर उसने अकल्पनीय कठिनाइयों का सामना किया, जिसने उसे उस व्यक्ति के रूप में आकार दिया जो वह बनेगी। 16 दिसंबर 2004 को लिसा मोंटगोमरी ने एक ऐसा अपराध किया जिससे पूरा देश सदमे में आ गया। उस मनहूस दिन पर उसने मन में एक खौफनाक योजना के साथ अपने शहर से स्किडमोर, मिसौरी की यात्रा की। उसका टारगेट एक युवा गर्भवती महिला बॉबी, जो स्टिनेट थी, जिससे लिसा की मुलाकात एक कुत्ते प्रजनन मंच के माध्यम से ऑनलाइन हुई थी। एक पिल्ला खरीदने की आड़ में लिसा बॉबी जो के घर तक पहुंच गई। एक बार अंदर जाने के बाद उसने उस पीड़ित पर सोच समझकर हमला किया, जिसका पहले कोई अंदाजा नहीं था। लिसा के मजबूत हमले से बॉबी, जो हमले के खिलाफ खुद का बचाव करने में असमर्थ थी। लिसा खुद के बच्चे को पाने की अजीब इच्छा से प्रेरित होकर बॉबी, जो के गर्भ से भ्रूण को काटने के लिए आगे बढ़ी। अपराध का पता तब चला जब बॉबी, जो की मां, जो अपनी बेटी के कॉल नहीं उठने के बाद चिंतित हो गई थी, उसके घर गई और खौफनाक नजारा देखा। अधिकारियों को तुरंत सतर्क कर दिया गया और लिसा मोंटगोमरी की तलाश शुरू कर दी गई। लिसा के द्वारा किया गया काम और पूर्व योजना समझ से परे थी। तथ्य यह है कि उसने सावधानीपूर्वक इस तरह के काम की योजना बनाई और उसे अंजाम दिया, जिससे समुदाय और देश सदमे की स्थिति में आ गया। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, लिसा मोंटगोमरी के खिलाफ सबूत भारी होते गए। फोरेंसिक विशेषज्ञों ने घटनाओं के खौफनाक अनुक्रम को एक साथ जोड़ा और गवाह उसके खिलाफ गवाही देने के लिए आगे आए। पीड़ित पक्ष ने एक मजबूत मामला बनाया, जिससे लिसा के अपराध पर कोई संदेह नहीं रह गया। 2007 में लिसा मोंटगोमरी पर उसके अपराधों के लिए मुकदमा चलाया गया। जब पीड़ित पक्ष ने सबूत पेश किए तो अदालत कक्ष तनाव से भर गया, जिसमें खौफनाक हत्या की एक तस्वीर पेश की गई। दूसरी ओर बचाव पक्ष ने लिसा की वकालत करते हुए लिसा को अपने ही दर्दनाक अतीत की पीड़िता के रूप में चित्रित करने का प्रयास किया। एक लंबी सुनवाई के बाद जूरी ने अपना फैसला सुनाया। दोषी लिसा मोंटगोमरी को अपहरण के परिणाम स्वरूप मौत का दोषी पाया गया और जूरी ने मौत की सजा की सिफारिश की। न्यायाधीश ने जूरी के फैसले से सहमति जताते हुए लिसा को फांसी की सजा सुनाई। सजा सुनाए जाने के तुरंत बाद लिसा की बचाव टीम ने एक अपील शुरू की, जिसमें तर्क दिया गया कि उसके दर्दनाक अतीत और मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों पर विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि लिसा गंभीर मानसिक बीमारी से पीड़ित है, जिसमें डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर भी शामिल है, जिससे उसके कार्यों के परिणामों को समझने की उसकी क्षमता खराब हो गई है। अपील प्रक्रिया ने मामले को मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों के ध्यान में लाया, जिन्होंने लिसा की मानसिक स्थिति का निर्धारण करने के लिए मूल्यांकन किया। उनके रिजल्ट अदालत में प्रस्तुत किए गए। कुछ विशेषज्ञों ने तर्क दिया कि उसकी मानसिक बीमारी को सजा कम करने वाला कारक माना जाना चाहिए, जबकि अन्य ने कहा कि यह उसे उसके अपराधों के लिए जिम्मेदारी से मुक्त नहीं करता है। जैसे जैसे अपील प्रक्रिया जारी रही, मामले ने मीडिया का महत्वपूर्ण ध्यान आकर्षित किया, जिससे मृत्युदंड और मानसिक स्वास्थ्य पर बहस छिड़ गई। लिसा के वकील ने तर्क दिया कि गंभीर मानसिक बीमारी से पीड़ित किसी व्यक्ति को फांसी देना सही नहीं होगा और न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होगा। उन्होंने पैरोल की संभावना के बिना उसकी सजा को आजीवन कारावास में बदलने की मांग की। बहस की दूसरी ओर मृत्युदंड के समर्थकों ने लिसा के अपराध की खौफनाक प्रकृति और न्याय की मांग पर जोर दिया। उन्होंने तर्क दिया कि उसकी मानसिक बीमारी इस तथ्य पर हावी नहीं होनी चाहिए कि उसने एक खौफनाक हत्या की है और जीवन की पवित्रता का उल्लंघन किया है। कानूनी लड़ाइयां न्यायिक प्रणाली के उच्चतम स्तर तक पहुंच गईं। अंततः मामला सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच गया। एक ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि लिसा के मानसिक स्वास्थ्य के संबंध में तर्कों के बावजूद उसकी फांसी जारी रह सकती है। इस निर्णय को समर्थन और आक्रोश दोनों मिला, जिससे मामले को लेकर विवाद और बढ़ गया। जैसे जैसे फांसी की तारीख नजदीक आती गई, विरोध और याचिकाएं सामने आईं, जिनमें क्षमादान और लिसा की सजा पर पुनर्विचार की मांग की गई। वकालत समूह, मानसिक स्वास्थ्य संगठन और यहां तक कि कुछ हाई प्रोफाइल व्यक्ति भी उसकी फांसी का विरोध करने वाली आवाजों में शामिल हो गए। उन्होंने तर्क दिया कि मृत्युदंड सजा का एक गलत और पुराना रूप था और लिसा की मानसिक बीमारी पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए था। बढ़ते दबाव के बावजूद फांसी की तारीख कोई बदलाव नहीं हुआ। 13 जनवरी 2021 को लिसा मोंटगोमरी को इंडियाना के टेरे हाउते में संघीय सुधार परिसर में घातक इंजेक्शन द्वारा मार डाला गया था। उसकी फांसी लगभग 7 दशकों में पहली बार हुई जब केंद्र सरकार ने किसी महिला कैदी को फांसी दी थी। टिफनी कोल। टिफनी एंड कोल सुमनेर परिवार के लिए कोई अजनबी नहीं थी। उनका परिवार दक्षिण कैरोलिना में 60 के दशक के एक प्रेमी जोड़े कैरोल और रेगी सुमनेर का पड़ोसी था। सुमनर्स अपनी दयालुता और उदारता के लिए जाने जाते थे, जो जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे।
हालांकि सुमनर्स के लिए भाग्य की एक अलग योजना थी। मार्च 2005 में उन्होंने अपनी रिटायरमेंट के वर्षों में एक नई शुरुआत की तलाश में जैक्सनविले, फ्लोरिडा जाने का फैसला किया। उन्हें नहीं पता था कि यह कदम उन्हें एक बार फिर टिफनी कोल के आमने सामने ला देगा। टिफनी का अपना परेशान अतीत था, जो अपमानजनक रिश्तों के इतिहास और नशीली दवाओं की लत के साथ लड़ाई से चिह्नित था। इसी दौरान उसकी मुलाकात माइकल जेम्स जैक्सन से हुई, जो एक ऐसा व्यक्ति था जो उसका प्रेमी और अपराध में भागीदार बन गया। टिफनी और माइकल का रिश्ता असामान्य परिस्थितियों में शुरू हुआ। माइकल ने टिफनी के होटल के कमरे से चोरी की थी, लेकिन बदला लेने के बजाय उन्होंने एक प्रेम संबंध बना लिया। आसानी से पैसे कमाने की अपनी इच्छा से प्रेरित होकर वे एक साथ एक खतरनाक यात्रा पर निकल पड़े। जून 2005 में टिफनी और माइकल एक कार की कागजी कार्रवाई पूरी करने के लिए जैक्सनविले गए, जिसे टिफनी ने सुमनर से खरीदा था। वे अपनी यात्रा के दौरान सुमनेर घर में रुके थे। कैरोल और रेगी की नजर में वे अच्छे मेहमान प्रतीत होते थे। सुमनर्स को कम ही पता था कि बंद दरवाजों के पीछे माइकल एक खौफनाक योजना बना रहा था। उसने दोनों को लूटने और उनके पैसे चुराने का एक अवसर देखा, एक योजना जो जल्द ही और भी अधिक खौफनाक हो जाएगी। अपने ही घर में छिपे खतरे से अनजान सुमनर्स ने उन्हें टिफनी और माइकल को अपनी कमाई के बारे में बता दिया। यह जानकारी आने वाले दिनों में सामने आने वाली दुखद घटनाओं के लिए एक कारण बन गई। जुलाई 2005 की शुरुआत में टिफनी, माइकल और दो अन्य व्यक्ति एलन वेड और ब्रूस निक्सन सुमनर्स के घर पहुंचे। वेड और निक्सन सहयोगी के रूप में नाटक करते हुए दरवाजे के पास पहुंचे और उन्हें कॉल करने के लिए कहा, और ये आज का पल सुमनर्स की तकदीर को हमेशा के लिए बदल देगा। एक बार अंदर जाने पर वेड और निक्सन के असली इरादे सामने आ गए। वेड ने डक्ट टेप ले रखा था, जबकि निक्सन ने एक बंदूक लहराई थी। सुमनर्स को आसानी से पकड़ लिया। एक ही पल में उनका जीवन हमेशा के लिए बदल गया। डक्ट टेप से बंधे मुंह और आंखों पर पट्टी बांधकर सुमनेर अपने ही घर में कैदी बन गए। वेड और निक्सन ने घर में तोड़फोड़ की, व्यक्तिगत वित्तीय दस्तावेजों की खोज की जो उन्हें जोड़े के बैंक खातों तक पहुंच प्रदान करेंगे। एटीएम की जानकारी प्राप्त करने में सहायता के लिए बेताब वेड और निक्सन ने मदद के लिए माइकल को बुलाया, लेकिन उनके प्रयासों के बावजूद वे अभी भी सुमनर्स के फंड तक पहुंचने के लिए आवश्यक पिन की तलाश कर रहे थे। सुमनर्स के अभी भी बंधे होने और मुंह बंद होने के कारण वेड और निक्सन ने एक डरावना निर्णय लिया। उन्होंने जोड़े को अपनी लिंकन टाउन कार की डिक्की में बंद कर दिया, जिससे वे असहाय और भयभीत हो गए। टिफनी और माइकल माजदा की ओर गए, जिसे टिफनी स्वयं चला रही थी। समूह ने राज्य की सीमाओं को पार करते हुए एक दुखद यात्रा शुरू की, जो जॉर्जिया के एक दूर दराज के हिस्से की ओर जा रही थी, जहां पहले से खोदी गई कब्र उनका इंतजार कर रही थी। अंततः जॉर्जिया पहुंचने पर समूह के असली इरादे सामने आ गए। वेड और निक्सन लिंकन को जंगल में ले गए और टिफनी को माजदा के साथ पीछे छोड़ दिया कि एक खौफनाक काम के लिए मंच तैयार किया गया था। लिंकन को कब्र तक ले जाया गया और एक बेचैनी हवा में भर गई। समूह झिझक रहा था, अनिश्चित था कि अंतिम कि इस काम को क्यों अंजाम देगा। जब ट्रंक खोला गया तो एक भयानक नजारा उनका इंतजार कर रही थी। सुमनेर अभी भी जीवित था और थोड़ा थोड़ा हिल रहा था। अपने अंतिम क्षणों में आराम पाने की बेताब कोशिश में एक दूसरे से चिपके रहे, लेकिन उनकी दया की गुहार अनसुनी कर दी गई। ठंडे और संवेदनहीन स्वभाव से प्रेरित माइकल ने निक्सन को आदेश दिया कि ढीले हुए डक्ट टेप को बदलकर एक बार फिर से सुमनर्स को बांध दिया जाए। सुमनेर के असहाय और भयभीत होने के कारण निक्सन सड़क के किनारे टिफनी के साथ शामिल हो गए, जिससे माइकल और वेड कब्रगाह पर पीड़ितों के साथ अकेले रह गए। आगे क्या हुआ इसका सटीक विवरण अंधेरे में छिपा हुआ है, लेकिन अकल्पनीय सच्चाई यह है कि सुमनर्स को जीवित रहते हुए ही एक साथ कब्र में डाल दिया गया था। मिट्टी का बोझ उनके चारों ओर जमा हो गया था, जिससे उनकी धीमी और दर्दनाक मौत हुई होगी। समूह, जिसके पास अब समनर्स के बैंक खातों के पिन नंबर थे, लिंकन में चले गए और अपने पीछे तबाही का निशान छोड़ गए। दूसरी ओर टिफनी ने सुमनर्स के घर से चुराए गए गहने और अन्य सामान गिरवी रख दिए और अपने खौफनाक काम से और अधिक लाभ कमाया, लेकिन उनकी हरकतों पर किसी का ध्यान नहीं गया। संदेह पैदा हुआ और पुलिस ने लगातार जांच शुरू की। सच्चाई सामने आने लगी, जिसके परिणाम स्वरूप टिफनी कोल, माइकल जैक्सन, एलन वेड और ब्रूस निक्सन की गिरफ्तारी हुई। अक्टूबर 2007 में टिफनी को एक सप्ताह तक चले मुकदमे का सामना करना पड़ा, जो प्रथम डिग्री हत्या के दोषी फैसले के साथ समाप्त हुआ। जूरी ने अपना निर्णय देने में कोई समय बर्बाद नहीं किया और प्रस्तुत सबूतों, जिसमें टिफनी और उसके साथियों की शैंपेन और नकदी से भरे हाथों के साथ जश्न मनाते हुए तस्वीरें शामिल थीं, ने उनके पश्चाताप की कमी की एक डरावनी तस्वीर पेश की। 5 महीने बाद
एक न्यायाधीश ने हत्याओं के लिए 2 मौत की सजा और अपहरण के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। टिफनी को लोवेल करेक्शनल इंस्टीट्यूशन एनेक्स में अपने अंतिम भाग्य का इंतजार कर रही थी, जो फ्लोरिडा की मौत की सजा पाने वाली 3 महिलाओं में से एक थी, रोजी अल्फारो। रोजी अल्फारो का जन्म मारिया डेल रोजियो अल्फारो के रूप में 12 अक्टूबर 1971 को अनाहेम, कैलिफोर्निया में हुआ था। उसका बचपन सुखद जीवन से बहुत दूर था, क्योंकि वह परेशानी भरे माहौल में पली बड़ी थी। 13 साल की छोटी उम्र में रोजी नशीली दवाओं की लत के चंगुल में फंस गई, एक ऐसा रास्ता जो उसे एक अंधेरे और खतरनाक रास्ते पर ले गया। जब वह 14 वर्ष की हुई, तब तक रोजी जिस्म फरोशी में शामिल हो गई थी, जो उसकी नशीली दवाओं की आदत को पूरा करने का एक गलत रास्ता था। सड़कें उसका घर बन गईं और उसे उस उम्र में समाज के बोझिल माहौल में रहने के लिए मजबूर होना पड़ा, जब अधिकांश बच्चे अभी भी मासूम और लापरवाह हैं। महज 15 साल की उम्र में रोजी ने खुद को एक अकेली मां की भूमिका में पाया। 4 बच्चों की देखभाल के साथ उन्हें उस उम्र में माता पिता बनने की कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिस उम्र में ज्यादातर बच्चे खेलें कूद करते हैं। जिम्मेदारी का बोझ और उसके अशांत जीवन के संघर्षों ने उन पर असर करना शुरू कर दिया। लेकिन 18 साल की उम्र में रोजी की जिंदगी में एक खौफनाक मोड़ आ गया। इसी दौरान उसने इतना भयानक अपराध किया कि उसे ऑरेंज काउंटी, कैलिफोर्निया में मौत की सजा पाने वाली पहली महिला होने का कुख्यात गौरव प्राप्त हुआ। 15 जून 1990 को 9 वर्षीय ऑटम वॉलेस को घर पर अकेला छोड़ दिया गया था। वह अपनी बड़ी बहन और मां के काम से लौटने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। रोजी अल्फारो, जो वॉलेस परिवार से अच्छी तरह परिचित थी, ने अपनी नशीली दवाओं की लत को पूरा करने का एक अवसर देखा। ये मानते हुए कि घर खाली है, रोजी ने वॉलेस के घर से सामान चुराने और उन्हें ड्रग के पैसे के लिए बेचने का प्लान बनाया। दरवाजे के पास आकर रोजी ने शरद की बहन की दोस्त होने का नाटक किया और घर में प्रवेश किया। अंदर जाने के बाद उसने बाथरूम का उपयोग करने के लिए कहा। रसोई से लाए गए चाकू से लैस रोजी उस लड़की को बाथरूम में ले गई, जहां उसने उस पर निर्दयी हमला किया। ऑटम वॉलेस, जो कि एक छोटी सी बच्ची थी, पर 50 बार चाकू से हमला किया गया और इस खौफनाक हमले में बच्चे की मौत हो गई है। हत्या के लिए रोजी का मकसद उतना ही परेशान करने वाला था जितना कि यह खौफनाक काम। वह वॉलेस के घर से सामान चुराने का इरादा रखती थी, इस उम्मीद में कि वह उन्हें नशीली दवाओं के पैसे के लिए बेच देगी। चोरी की गई संपत्ति, जिसका मूल्य मात्र $240 है, इतने कम पैसे के लिए उसने बहुत ज्यादा तबाही मचा दी थी। अपराध के बाद रोजी द्वारा न्याय से बचने के प्रयास किए गए। पुलिस द्वारा टेप किए गए एक साक्षात्कार के दौरान उसने अपराध कबूल कर लिया और दावा किया कि हत्या के समय वह हेरोइन और कोकीन के नशे में थी। हालांकि यह दावा कभी सिद्ध नहीं हुआ, क्योंकि उसे आवश्यक समय सीमा के भीतर गिरफ्तार नहीं किया गया और न ही दवा का परीक्षण किया गया। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, रोजी की कहानी बदलने लगी। उसने आरोप लगाया कि एक अज्ञात व्यक्ति ने उसे इस काम को करने के लिए मजबूर किया था, लेकिन उसने कोई विवरण देने या उस व्यक्ति की पहचान करने से इनकार कर दिया। उसकी बदलती कहानियों ने मामले की जटिलता को और बढ़ा दिया, जिससे जांचकर्ता और समुदाय हैरान और परेशान हो गए। रोजी की जिम्मेदारी से बचने की कोशिशों के बावजूद अपराध स्थल से मिले सबूत सीधे उसकी ओर इशारा कर रहे थे। उसकी उंगलियों के निशान और खून से सने जूते के प्रिंट ने उसे अपराध स्थल पर थे, जिससे उसकी बेगुनाही के बारे में कोई संदेह नहीं रह गया। इसके बाद जो मुकदमा चला, वह अत्यधिक प्रचारित घटना थी, जिसने देश का ध्यान खींचा। रोजी अल्फारो पर विशेष परिस्थितियों में प्रथम डिग्री हत्या का मुकदमा चलाया गया और उसे दोषी ठहराया गया। मुकदमे के सजा चरण के दौरान जूरी ने मौत की सजा पर 10 में 2 वोट सजा के पड़े, जिसके परिणाम स्वरूप गलत मुकदमा चला। हालांकि बाद में एक दूसरी जूरी ने मौत का फैसला सुनाया, जिससे रोजी की किस्मत पर मुहर लग गई। उसकी सजा अनोखी थी। 20 साल की कम उम्र में रोजी ऑरेंज काउंटी, कैलिफोर्निया में मौत की सजा पाने वाली पहली महिला बनी। उसके अपराध की गंभीरता और उसके कार्यों की क्रूरता के कारण अदालत के पास कड़ी से कड़ी सजा देने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। सिंथिया कॉफमैन। सिंथिया लिन कॉफमैन का जन्म 19 जनवरी 1962 को मिसौरी के सेंट लुइस शहर में हुआ था। कम उम्र से ही उन्हें जीवन की कठोर वास्तविकताओं का सामना करना पड़ा, क्योंकि उनके पिता ने परिवार छोड़ दिया और उनकी मां को सिंथिया और उसके भाइयों को अकेले पालने के लिए छोड़ दिया। मां द्वारा पली बढ़ी सिंथिया का बचपन अस्थिरता और उथल पुथल से भरा था। एक हताश कार्य में उसकी मां ने सिंथिया और उसके भाइयों को एक समय पर छोड़ने का भी प्रयास किया। 18 साल की उम्र में उसने एक दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय लिया और अपने लिए एक नया जीवन बनाने की उम्मीद में शादी कर ली। हालांकि यह मिलन अल्पकालिक था और सिंथिया ने खुद को एक बार फिर अनिश्चितता से भरी दुनिया में भटकता हुआ पाया।
एक नई शुरुआत की तलाश में सिंथिया ने अपने परेशान अतीत को पीछे छोड़ने का फैसला किया और एक करीबी दोस्त के साथ एरिजोना चली गई। उसे क्या पता था कि यह फैसला उसे उस राह पर ले जाएगा जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। यह एरिजोना में था कि सिंथिया का रास्ता हाल ही में जेल से रिहा हुए व्यक्ति जेम्स मार्लो से मिला। उनकी मुलाकात उन दोनों के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होगी, क्योंकि मेथाम्फेटामाइन के प्रति उनके प्यार से प्रेरित होकर उन्होंने जल्दी ही एक बंधन बना लिया। जैसे जैसे उनकी लत गहरी होती गई, सिंथिया और जेम्स हिंसक अपराधों की श्रृंखला में शामिल होने लगे। उनकी साझेदारी आतंक के शासन के लिए उत्प्रेरक बन गई, जिसने देश को जकड़ लिया। सिंथिया और जेम्स द्वारा किए गए अपराधों ने उन समुदायों को सदमे में डाल दिया जिन्हें उन्होंने निशाना बनाया था। उनके अपराध की गहराइयों की कोई सीमा नहीं थी। जब सिंथिया को अंततः पकड़ लिया गया तो उसके बचाव पक्ष के वकीलों ने तर्क दिया कि वह महिला सिंड्रोम से पीड़ित थी। उन्होंने दावा किया कि वह जेम्स मार्लो के हेरफेर और दुर्व्यवहार की शिकार थी। उन्होंने अपराध के चक्र में फंसी और भागने में असमर्थ एक महिला के जैसा बताया। मंच एक ऐसे मुकदमे के लिए तैयार किया गया था जो पूरे देश को मंत्रमुग्ध कर देगा और आपराधिक इतिहास के इतिहास में सिंथिया कॉफमैन का नाम हमेशा के लिए दर्ज कर देगा। जैसे जैसे मुकदमा आगे बढ़ा, सिंथिया और जेम्स के खिलाफ सबूत भारी पड़ गए। जूरी के पास उनके भाग्य का फैसला करने का कठिन काम था। दुर्व्यवहार और हेरफेर के दावों के खिलाफ उनके द्वारा किए गए भयानक कामों को आकलन करना। फैसला सुनाया गया और सिंथिया कॉफमैन 1977 इसकी बहाली के बाद से मौत की सजा पाने वाली कैलिफोर्निया की पहली महिला बन गई। हथकड़ी लगाई गई और अदालत कक्ष से बाहर ले जाया गया। सिंथिया कॉफमैन का भाग्य सील कर दिया गया। वह अपने बाकी दिन जेल पर बिताएगी, अपनी अंतिम सजा का इंतजार करेगी। आज सिंथिया कॉफमैन सेंट्रल कैलिफोर्निया महिला सुविधा जेल में रहती है, एक ऐसी जगह जहां सबसे खतरनाक अपराधियों को रखा जाता है। उसका नाम इतिहास में आपराधिक न्याय प्रणाली के गलियारों में चलने वाली सबसे कुख्यात और भयभीत महिलाओं में से एक के रूप में अंकित है। आज हमारे पास आपके लिए जो कुछ है उसका यही अंत है। हमें आशा है कि आपने इसका आनंद लिया होगा। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए अपनी स्क्रीन पर कार्ड पर क्लिक करें।